बच्चों नमस्ते, कैसे हो आप सब। हमारा 5वां चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण चल रहा है और अम्ल और क्षार लवण के 2 वीडियोस हम आपको डाल चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार की आरएनएस संकल्पना को आपके लिए समझाया था, ठीक है ना। और आज हम अम्ल क्षार की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। तो आज की जो हमारी संकल्पना है वो क्या है, ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना अम्ल क्षार के लिए। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ये बता दिया था कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उन सभी पदार्थों को हमें वर्गीकृत करना पड़ेगा अम्ल, क्षार और लवण में। तो अम्ल, क्षार और लवण में जब हम इनको वर्गीकृत करते हैं तो यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि कोई एक परिभाषा हमारे पास ऐसी नहीं है जो कि प्रकृति के समस्त पदार्थों का वर्गीकरण कर सके। इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं अम्ल और क्षार और लवण के लिए दी हैं। तो अम्ल और क्षार के लिए आरएनएस ने अपने अनुसार परिभाषित किया था और उसने बताया था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं उनको अम्ल कहते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन त्यागते हैं उनको क्षार कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ब्रांस्टेड-लॉरी नाम का जो वैज्ञानिक है वो अपने हिसाब से अम्ल क्षार की संकल्पना को स्पष्ट करता है। तो देखो, ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना, ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना, ठीक है। अब इस ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना में क्या होता है, देखो ये 2 वैज्ञानिक हैं। कौन है? 2 वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? एक तो डेनिश वैज्ञानिक का है जोहान्स ब्रांस्टेड, मैं लिख देता हूं यहां पे, डेनिश वैज्ञानिक जोहान्स ब्रांस्टेड, एक वैज्ञानिक तो ये, प्लस दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है? लॉरी है ना। दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है? लॉरी। और दूसरा है अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस एम लॉरी। ये दोनों वैज्ञानिक है बेटा। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, इनके पूरे नाम मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बता दिए। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अम्ल क्षार के लिए जो कंसेप्ट दी है, जो संकल्पना दी है, उसको हम ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना कहते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बताया है, तो मैं परिभाषा को समझाता हूँ। ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, उनको अम्ल तथा जो पदार्थ प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, उनको क्षार कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है। प्रोटॉन दाता तो अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। इस बात को कौन कहता है? ब्रांस्टेड-लॉरी नाम के जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात को हमें समझाते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या बताया कि प्रकृति के अंदर कोई भी पदार्थ हो सकता है, जो प्रोटॉन को दे रहा है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन को ले रहा है वो क्षार है। समझ में आ गई। और इन्होंने साथ में एक चीज़ और यहाँ पर एक्सप्लेन की है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की। इन्होंने
संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, क्षारक की अवधारणा दी। कैसे दी देखो, अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे HA+B, ये मान लिया हमने अम्ल और इसको मान लिया मैंने क्षार, इक्वल टू, ये तो क्या है बेटा, अम्ल मान लिया इसको तो हमने, और इसको क्या मान लिया, क्षार। तो देखो अम्ल तो प्रोटॉन है देखो, और क्षार प्रोटॉन है ग्रहण करेगा। जब अम्ल के अंदर से प्रोटॉन निकल जाएगा तो दूसरा पदार्थ जो यहाँ पर बचेगा वो क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा। थोड़ा सा ध्यान करो, जैसे HCl को आपने क्या किया था, वियोजित किया था। HCl जब वियोजित होता है तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन बनाता है कि नहीं बनाता है। अब अगर HCl में थे यहाँ पे तुम हाइड्रोजन आयन है यानी कि प्रोटॉन है, अगर हटा दें तो कौन बचेगा, क्लोराइड आयन बचेगा ना, बचेगा ना। तो ऐसे ही अगर हम ब्रांस्टर लॉरी के अनुसार यहाँ से प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो देखो A- प्लस HB+, तो ये तो क्या बच गया, जो अम्ल आपने लिया था उसका आधा भाग बच गया, उसके अंदर से प्रोटॉन चला गया। ये हाइड्रोजन आयन जो था प्रोटॉन कहा था इसको, और ये हाइड्रोजन आयन गैस के साथ चला गया, क्षार के साथ चला गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो देखो ये जो बनाए इसको तो क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार, इसको क्या बोलोगे, संयुग्मी अम्ल, ठीक है ना। संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल बोलेंगे इनको हम। तो अब हम उदाहरण लेते हैं, देखो उदाहरण लेते हैं। आप एक अभिक्रिया ले देता हूं मैं, H2O प्लस NH3, और जब अमोनिया के अंदर पानी को डालते हैं या पानी में अमोनिया को जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर NH4 प्लस OH माइनस, यानी कि अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर कौन तो अम्ल की तरह काम कर रहा है और कौन क्षार की तरह काम कर रहा है, यानी कि कौन तो प्रोटॉन को दे रहा है, ये चेक करना है हमको, और कौन प्रोटॉन को ले रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में मुझे बताओ कि प्रोटॉन देने वाला कौन है और प्रोटॉन को लेने वाला कौन है। प्रोटॉन देने वाला कौन है बताओ, पानी, ये हाइड्रोजन आयन को छोड़ रहा है, और उस छूटे हुए हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कौन कर रहा है, अमोनिया, और अमोनिया ने उसको ग्रहण करके क्या बना लिया, अमोनियम आयन, और पानी के अंदर से हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, हाइड्रोक्सिल आयन। क्योंकि पता है ना तुमको, अगर पानी को हम वियोजित करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ये बंद प्राप्त होता है हमको, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है ना। अब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ में थे बाहर निकल जाए, हाइड्रोजन आयन यहाँ में क्या कर लियो, बाहर निकल गो, तो बचे कौन, हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन बच गया, हाइड्रोजन आयन को किसने ले लिया, अमोनिया ने ले लिया। तो बताओ अम्ल की तरह काम कौन करे, ये प्रोटॉन दाता है, ये कौन है, प्रोटॉन दाता है, ये कौन है, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन दाता। देखो इसने प्रोटॉन को दिया किसके लिए, और प्रोटॉन देकर क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल आयन में। तो यहाँ लिख दूं मैं H+ प्रोटॉन दाता। आगे बात समझ में। और ये वाला जो अमोनिया है ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही हत्या का ना है, प्रोटॉन ग्राही है। अब जो प्रोटॉन दाता है वो किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह। जो प्रोटॉन ग्राही है वो किसकी तरह काम करेगा,
क्षार की तरह, तो यहाँ पानी किसका काम कर रहा है? अम्ल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर अमोनिया किसकी तरह काम कर रही है? क्षार की तरह काम कर रही है। अब देखो इस अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होगा वो कौन सा है बताओ? अम्ल का संयुग्मी क्षार देकर संयुग्मी क्षार कौन सा है? अरे ये बनेगा ना जिस पर ऋणावेश है, ये रहा ना उदाहरण हमने, जिस पर ऋणावेश है वो इसका क्या होगा? जल का संयुग्मी क्षार कौन है? तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, देखो जल का संयुग्मी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन है तथा अमोनिया NH3, इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा? अमोनियम आयन का संयुग्मी अम्ल अमोनियम आयन है। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? ऊपर की अभिक्रिया ध्यान से देख लो, ऊपर की अभिक्रिया अगर हम ध्यान से देख लेंगे तो हमको आराम से पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो भाई साहब, NH3 और NH4 को क्या बोलोगे बताओ? NH3 और NH4 ये तो क्षार और अम्ल का संयुग्मी क्षार अम्ल बन गया, और H2O और OH संयुग्मी क्षार अम्ल बन गया ना कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो अब लिख सकते हैं हम H2O OH, ठीक है ना, तथा H2O OH तथा अमोनिया और अमोनियम आयन, ये अमोनिया और ये अमोनियम आयन, इनको क्या कह सकते हो आप? को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं, ठीक है ना। तो संयुग्मी अम्ल क्षार की जो अवधारणा इन्होंने दी थी वो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हो। समझ में आ रही है बात? अब आप इसको नोट करिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं चलो आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फटाफट से नोट करो इसको। देखो H2O प्लस HCl इक्वल टू क्या बनेगा? H3O प्लस Cl माइनस। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन तो प्रोटॉन दे रहा है और कौन प्रोटॉन ले रहा है। तो देखो बेटा, पानी का अवाल वियोजन बताया मैंने तैयार कर जाए। पानी का जो वियोजन आपने देखा था उस वियोजन के अंदर H प्लस और OH माइनस दो आयन बने थे। अब पानी का जब वियोजन होगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और हाइड्रोजन आयन निकलकर हाइड्रोजन निकलेगा ना, उसको क्या बोलोगे? प्रोटॉन बोलोगे। तो हमको यहाँ पर चेक करना है बेटा ये कि पानी का अंदर से प्रोटॉन निकल रहा है कि HCl एसिड के अंदर से प्रोटॉन निकल रहा है, ये दोनों चेक करने हैं हमको, ठीक है ना। तो देखो आगे अभिक्रिया देख लो, H3O प्लस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस बच रहा है तो इट मीन्स या Cl के संग जो हाइड्रोजन तो वो चलेगा, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से निकल चुका है, और ये निकल कर किसके साथ जुड़ गया? पानी के साथ जुड़ गया। तो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को देने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये किसकी तरह काम करेगा? अम्ल की तरह काम करेगा। और इसने ग्रहण किया है तो ये किसकी तरह काम करेगा? क्षार की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो देखो इसने तो प्रोटॉन को
ग्रहण किया है। समझ में आ रही बात? और ये वाला प्रोटॉन दाता है, ठीक है ना। यहां से प्रोटॉन निकल रहा है तो ये इसको तो क्या लगेंगे, प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन निकल गया H, और H इसने ले लिया तो यहां 3 है गया H, इसको क्या लिखेंगे, प्रोटॉन ग्राही, ठीक है ना। अब इसका जो संयुग्मी क्षार है वो कौन हो गया, Cl। HCl का संयुग्मी क्षार कौन हो गया, Cl। और H2O का संयुग्मी क्षार कौन हो गया, H3O+। समझ में आ रही बात? सॉरी, HCl का संयुग्मी क्षार तो हो गया Cl-, और H2O का संयुग्मी अम्ल कौन सा हो गया, H3O+, ठीक है ना। तो देखो H2O का संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, सॉरी H2O का संयुग्मी क्षार, पर H2O तो अम्ल की तरह काम कर रहा है, तो संयुग्मी अम्ल H3O+, और HCl का संयुग्मी क्षार क्या हो गया, Cl-। भाई H2O यहाँ क्षार का काम कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा, और HCl अम्ल का काम कर रहा है तो ये संयुग्मी क्षार बनाएगा। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कौन से बन गए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कौन से बने बताओ। एक तो बने H2O Cl-, और एक का बने HCl H2O H3O+, Cl-। ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बने हैं। ये जो समूह बने हैं आपको यहाँ पर संयुग्मी अम्ल क्षार बने हैं। देखो ये अम्ल का काम कर रहा है तो इसमें से हाइड्रोजन आयन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया तो ये क्षार बच गया। ये क्षार का काम कर रहा है, इसने प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो ये अम्ल बन गया, ठीक है ना। तो क्षार और अम्ल युग्म, अम्ल और क्षार युग्म। तो संयुग्मी यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं ना, युग्म का मतलब जोड़ा, दोनों जुड़े हुए हैं ना, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक और उदाहरण आपको यहाँ पर हमने आपको बताया है, किसके अनुसार, ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार। तो ब्रांस्टेड-लॉरी ने अम्ल क्षार को जो वर्गीकृत किया है वो प्रोटॉन के आधार पर किया है। जो प्रोटॉन दाता है वो तो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्राही है वे क्षार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लुईस संकल्पना की। इसके बाद किसकी बात करते हैं हम, लुईस संकल्पना की। देखो लुईस के अनुसार, जो वैज्ञानिक लुईस है उसके अनुसार अम्ल क्षार को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है आपने अब तक देख लिया। सबसे पहले आर्यनियस ने करे, अब कौन बागदपिच कौन करे, ब्रांस्टेड-लॉरी करे, और अब लुईस कर रहा है। तो लुईस के अनुसार अम्ल क्षार कौन से हो सकते हैं, ठीक है। लुईस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, उनको अम्ल कहते हैं, तथा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं,
उनको क्षार कहते हैं। तो देखो बेटा, लुईस ने अपनी तरफ से क्या परिभाषा दी थी, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेगा वो तो अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग देगा, दाता का मतलब त्याग देगा, उसको क्या बोलोगे, क्षार बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार, ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसके लिए हम और आगे एक लाइन में इसको और एक्सप्लेन कर दें, एक लाइन और लिख देता हूँ। अतः जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं वे तो अम्ल हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अतः लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उनका अष्टक भी पूर्ण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक कैसा होता है, अपूर्ण होता है। भारी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और भारी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वे क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। वे क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अपूर्ण होता है। और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे अम्ल होते हैं। वे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। लुईस के अनुसार देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जिनके बाहरी कक्षक में पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है कक्षक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक अपूर्ण है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नीशियम की, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और अगर यहाँ को हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो क्या होगा, 2 8 2, सबसे बाहर को कक्षक ही है, और या कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या को अष्टक अपूर्ण है। अगर या में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो अष्टक पूर्ण माने जाते, और अब 8 से कम है तो अष्टक कैसा है, अपूर्ण है। तो इसका अष्टक अपूर्ण हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। समझ में आ रही है बात, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है उसको यहाँ पर समझा रहे हैं हम आपको। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक अपूर्ण है, 8 9। अब क्या करेगा, ये मैग्नीशियम जो तत्व है, ये अपने आप को स्थायी करने के लिए अपने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण करेगा। या कि सबसे ज़्यादा निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है, नियोन। कौन सी है, नियोन। तो ये क्या करता है कि अपने बाहर के कक्षक में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है, और इसका अष्टक क्या बचाएगा, 2 8। अब अष्टक पूर्ण हो गया, अब ये स्थायी हो गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम 2+, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्याग दिए। तो इसने धनायन बनाया कि नहीं बनाया, धनायन बनाने वाले यौगिक क्या कहला रहे थे, अम्ल कह रहे थे ना। समझ में आ गई बात। तो आपने इस उदाहरण से इसको पूरी तरह से आपके ध्यान में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल नोट कर देते हैं इसके लिए। और जैसे BF3 AlCl3 लुईस अम्ल है बेटा। ये क्या है, लुईस अम्ल।
यहाँ पे मैं लिख दूँ भले यहाँ शब्द है बे लुईस अम्ल होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको हम। वे क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। और उदाहरण लिख रहे हैं अपना BF3 AlCl3 धनायन बनाने वाले, कोई भी धनायन बनाने वाला हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जितने भी धातु परमाणु होते हैं, जितने भी धातु परमाणु होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो ये बेटा है कि लुईस अम्ल के उदाहरण, कई के उदाहरण है कि लुईस अम्ल के उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिखूँगा आपको BF3 प्लस NH3 इक्वल टू F3B NH3। इसको चेक करते हैं। चलो मैं कोष्टक नहीं लगाता हूँ इसके ऊपर, सीधे सीधे लिख देता हूँ आपको F3B और ये मैं तीर का चिन्ह लगा रहा हूँ अमोनिया। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन तो लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षार है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला तो क्या है? अम्ल है, और इलेक्ट्रॉन युग्म को देने वाला क्या है? क्षार है। तो देखो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहर के कक्षक में रहे 7 इलेक्ट्रॉन, कहीं किनारे 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 नंबर होता है। और विन्यास देखेंगे तो कितने कहेंगे? 2 5। तो बाहर के कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। तो एक नाइट्रोजन 5 तत्वों के साथ बंध बना सकता है, ठीक है ना। तो बिन तो देखो 3 बंध तो कौन के संग बन गए? नाइट्रोजन के संग। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पे, बच रहे हैं ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म में ये क्या बच रहा है इसके पास? इलेक्ट्रॉन युग्म। और या में जो ये बोरोन है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड बोलेंगे इसको, BF3 को क्या बोलेंगे? बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इस बोरोन के अंदर जो बोरोन परमाणु है या बोरोन जो तत्व है, उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये बोरोन क्या करता है कि इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध के से जुड़कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और नाइट्रोजन का अष्टक भी पूर्ण हो जाता है। तो नाइट्रोजन ने बोरोन को दिए हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसलिए मैंने तीर का चिन्ह नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ लगाया है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन जिसको देता है तीर का चिन्ह, उससे उसकी तरफ हम शो करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ BF3 तो का हैगो? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैगो, या तो क्या बोलेंगे? लुईस अम्ल। NH3 का हैगो? इलेक्ट्रॉन दाता हैगो, या तो क्या बोलेंगे? लुईस क्षार। ये बंध को नाम बताओ ना मैंने बाल, क्या? उपसह संयोजक बंध। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें इसी तरह से क्षार की। ये तो क्षार अम्ल की बात कर रही, अब हम क्षार की बात करें तो लुईस क्षार कौन से हो सकते हैं बताओ? इसी प्रकार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले या इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन धनी को मतलब जिनके अधिक फालतू इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन धनी हैगे, इलेक्ट्रॉन युग्म में रख रहे हैं तो वे क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन धनी हैगे, और इलेक्ट्रॉन धनी है तो वे क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार। अब देखो इलेक्ट्रॉन धनी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लुईस क्षार के उदाहरण लिख दूँ मैं बेटा। H2O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। अमोनिया
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है ना, और जिन पर ऋणावेश आता है वो सब लुईस क्षार हैं। एटसेट्रा, इन सब को क्या बोलेंगे बेटा हम? लुईस क्षार। समझ में आ गई बात? तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार, आराम से आप इनके उदाहरण ध्यान रखो, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उदाहरण, और उदाहरण ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। परिभाषा तो आप याद भी रख सकते हो, लेकिन उदाहरण में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एग्जाम में ज़्यादातर ध्यान जाता है उदाहरणों के ऊपर। तो आप लोग इनको उदाहरणों को ठीक से ध्यान रखना, और इनकी कोई खास रटने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ऊपर धनावेश आता है वो तो अम्ल है, क्योंकि उनका जो अष्टक है वो अपूर्ण है और वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, वो तो अम्ल हो गए, लुईस अम्ल हो गए। और जिनका अष्टक पूर्ण है, यानी कि उनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन और रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता हैं, उनको क्या बोलोगे? लुईस क्षार बोलेंगे, ठीक है ना। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो ये हो जाती है बेटा लुईस की संकल्पना, कौन सी? अम्ल क्षार की। समझ में आ गई बात? तो तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा अब आपको अम्ल और क्षार का वर्गीकरण जो था यहाँ पर समझा दिया गया है। किस किस के द्वारा? आर्रेनियस के द्वारा, ब्रांस्टेड-लॉरी के द्वारा और लुईस के द्वारा, ठीक है ना। तो आप इन तीनों वैज्ञानिकों की परिभाषा को ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उदाहरणों को ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।